everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, welcome to काशी सीरीज और हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने स्टडी कर लिया था कंडक्टेंस के बारे में और आज हम स्टडी करने वाले हैं भी व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ टर्म्स टुडे। हम आज बहुत सारी टर्म्स को समझेंगे और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के आपको सीपीपी और डीपीपी भी देखने को मिलेगी। सीपीपी है क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम और डीपीपी है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि सीपीपी मैं आपको यहीं पर सॉल्व करवाऊंगी इसी लेक्चर के अंदर और डीपीपी आपके लिए एज अ होमवर्क होगा। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है कंडक्टेंस। हमने कल कंडक्टेंस के बारे में समझा था भी कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं मेटालिक वायर की बात करती हूँ तो मेटालिक वायर के केस में मैंने रिवीजन ले रहे हैं हल्की फुल्की, क्योंकि जब तक हम प्रीवियस वाले को रिवाइज नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वो कंसेप्ट जो है वो हमारा हम भूलते जाएंगे। तो रिवीजन इज अ मस्ट, रिवाइज करते चलो ताकि पिछले वाला कंसेप्ट भी पक्का होता जाए। ठीक है, अब मैंने आपको कल करवाया था कंडक्टेंस। मैंने आपको बोली थी ये मेटालिक वायर है फॉर एग्जाम्पल। तो इस मेटालिक वायर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन की फ्री फ्लो को, ease of flow of electron in the case of metallic wire is known as metallic conductance। क्या थी metallic conductance? मेटालिक कंडक्टेंस, सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कोई भी चीज़ है केमिस्ट्री में अगर आप भूल जाते हो ना एग्जाम में, क्या करो उस टर्म को तोड़ने की कोशिश करो। मेटालिक का मतलब क्या होगा, किसके अंदर, इन मेटालिक वायर। कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैंने आपको बताया था अगर आप मेटालिक वायर का केस लेते हो तो वहाँ पर हम किसकी मूवमेंट को देखेंगे, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। किस केस के अंदर, मेटालिक वायर के अंदर। तो मेटालिक कंडक्टेंस के अंदर कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ईजिली क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस मेटालिक वायर वो मेटालिक कंडक्टेंस होती है। ऐसे मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में मैंने आपको बोला था हमने एक बीकर लिया है और इसके अंदर हमने एक एनोड और एक कैथोड डिप कर दिया है। एनोड और कैथोड लगाने के बाद मैंने आपको बोला भी हमने इसको किसके अंदर डिप किया है, किसी ना किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था इस केस के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, हम आयंस के बारे में बात करते हैं। मतलब जैसे ये Na पॉजिटिव हो गया फॉर एग्जांपल, ये Cl नेगेटिव हो गया, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आयंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। तो अगर मैं इसको डिफाइन करती हूँ, जो हमारा फ्री फ्लो है आयंस का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। और यही हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है किसके अंदर, मेटालिक वायर में, वो क्या कहलाएगा, मेटालिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो इन दोनों का आप अंतर समझ पा रहे होंगे। मेटालिक वायर के अंदर मूवमेंट देख रहे हैं हम, वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट देख रहे हैं। और मूवमेंट भी किसकी देख रहे हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की देख रहे हैं, वहां किसकी देखते हैं, आयंस की देखते हैं, है ना। तो ये थी कंडक्टेंस के बारे में जो हमने कल स्टडी किया था, राइट। इसमें फिर मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग इट करवा दिया था। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी मैम आपने कहा था कंडक्टेंस जो होता है वो हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, है ना। एक हमने पढ़ते पढ़ते फैक्टर्स में एक टर्म यूज करी थी, रेजिस्टेंस। याद है, नहीं याद, भूल गए, चैप्टर रिवाइज नहीं किया या लेक्चर ध्यान से नहीं सुना। ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया होगा भी वहां पर मैंने आपको बोला जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, वाइब्रेशन शो करते हैं, उस टाइम पर वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन शो करेंगे। कोलिजन के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी, हिंड्रेंस होगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट होना।
अब रुकावट किस में होना, जो ये मूवमेंट शो कर रहे थे, बहुत आसानी से मूवमेंट शो कर रहे थे। मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से चल रहे थे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में आयन आसानी से घूम रहे थे, फ्री फ्लो हो रहा था। लेकिन अगर उनके मूवमेंट में कोई रुकावट आ जाए, मैंने कहा था ना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, और उनके आगे मैं कोई चीज़ रख दूँ, मतलब उनके आगे कोई ना कोई रुकावट कर दूँ, तो उससे क्या होगा, उनकी मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। उसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ रहे हो, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में नोट डाउन करोगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस मेटालिक वायर और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, अक्रॉस मेटालिक वायर और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट होना इलेक्ट्रॉन्स के केस में या आयंस के केस में, जब वो मूवमेंट शो करते हैं। अब रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते थे, कंडक्टेंस को कैपिटल C से, या फिर कई बुक्स में आपको कैपिटल G से भी देखने को मिलेगा, है ना। अब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का क्या इक्वेशन है, दोनों कैसे वैरी करते हैं, या मैं कहूँ भी प्रैक्टिकली इसका न्यूमेरिकल देखें तो क्या होता है, मतलब फॉर्मूला देखें तो क्या होता है। तो देखो, रेजिस्टेंस का मतलब है मूवमेंट शो करना, सॉरी कंडक्टेंस का मतलब है मूवमेंट शो करना, रेजिस्टेंस का मतलब है उसी मूवमेंट में रुकावट करना, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुए। तो एक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो ये है भी, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब होता है मूवमेंट, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री फ्लो ऑफ चार्ज या फ्री फ्लो ऑफ आयंस, लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसी में रुकावट कॉज कर देना, उसी में जब रुकावट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर है, पक्का क्लियर है, तो इसको आप नोट करोगे। अब एक और चीज़ देखो, कई बच्चों ने ये जो रेजिस्टेंस टर्म है फिजिक्स में हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर मेटालिक कंडक्टेंस को डील करते हैं और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को डील करते हैं। यहाँ लिख देते हैं ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भी, ये जो टर्म है, ये जो टर्म्स मैंने अभी आपको बताई हैं, यहाँ पर आपको इनका यूनिट पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, या फिर आप इसको ना S से भी डिनोट करते हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो अगर आपसे मैं कंडक्टेंस की यूनिट पूछूँ तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसके, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, या मैं कहूँ यहाँ से अगर मैं कंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या होगा, कंडक्टेंस इज 1/R। कंडक्टेंस क्या होती है, 1/R होती है। R क्या होता है हमारा, ओम होता है, R की यूनिट ओम है, तो इसकी क्या हो जाएगी कंडक्टेंस की, ओम इनवर्स, या फिर इसे और क्या कहा जाता है, इसे केमिस्ट्री की भाषा में इन्होंने एक नई यूनिट दी है जिसे कहा जाता है साइमन, जिसे किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे हम, S से डिनोट करेंगे। तो कंडक्टेंस की यूनिट आपसे पेपर में पूछी जाए तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन होती है। और कंडक्टेंस निकालने को देते तो आप कैसे निकालोगे, कंडक्टेंस होता है 1/R। क्या होता है, 1/R, रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप इसको नोट करोगे, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को नोट करोगे, फिर ये लिखोगे भी जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, 1/R के इक्वल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हम हटा रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। तो मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/C, तो C क्या हो जाएगा 1/R। वहाँ से हमने किसकी, कंडक्टेंस की यूनिट निकाल ली, जो कि क्या होती है, साइमन, ठीक है, साइमन। इसे कैपिटल S से डिनोट करते हैं। क्लियर है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने एक फॉर्मूला देख लिया, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक साइड पे ना फॉर्मूला चार्ट बनाते चलते हैं, जिससे क्या होगा, जितने फॉर्मूलाज होंगे वहाँ पर उसे नोट करेंगे, इससे हमें वो याद भी हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला शीट लिखा है मैंने यहाँ पर। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाला
कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/r। मैंने इसे सर्कल में डाल दिया, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमने यहाँ नोट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स एक टर्म आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन सी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? देखो एक बार हम क्या करते हैं, जो हमारा डायग्राम था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, क्योंकि हम ये सारा किस में डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डील कर रहे हैं। मैंने बोला केमिस्ट्री का पोर्शन वही है, तो हम उसको एक बार यहाँ क्या करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी से हमारा सारा काम होगा। ये हमारा क्या हो गया, बीकर हो गया। इसके अंदर एनोड और कैथोड हमने डिप कर दिए, और इसे किस में डिप किया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, है ना। अब मैंने आपको बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। देखो हम अगर नॉर्मल कंडक्टेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं भी, इधर यहाँ पर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, एक Na पॉजिटिव इधर होगा, एक Cl नेगेटिव इधर होगा, एक Na पॉजिटिव इधर होगा, एक Cl नेगेटिव इधर होगा, एक Na पॉजिटिव इधर होगा, मतलब ऐसे कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने बोला ये जो आयंस है, इनकी जो यहाँ पर फ्री फ्लो होगा इन आयंस का इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तोड़ के देखो, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, समझ रहे हो, मतलब एक जगह पर। अब अगर मैं आपको बोल दूँ, अगर मैं आपको क्या बोलती हूँ, देखो पहले इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। Conductance of 1 centimeter cube electrolytic solution is called specific conductance. Is called specific conductance. Specific conductance क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। आपको इतना पता है सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो वहीं से रिलेट करो। देखो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप सबने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। रेजिस्टेंस का होता है, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम लेंथ और एरिया की डिस्कशन करते हैं। मैं अगर आपको बोलती हूँ भी ये दो मेरी इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है, कैथोड है, इनके बीच का डिस्टेंस मैं बोलती हूँ ये L है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L है, और इसका जो ये है एरिया है वो कितना है, A है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ भी ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, देखो ये इसके अंदर डिप है, तो ऑब्वियसली यहाँ का भी डिस्टेंस L होगा, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ भी लेंथ की वैल्यू कितनी है, L में बोलूँ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं वॉल्यूम बोलूँ, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, या फिर लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भी, मैं क्या कर रही हूँ पर्टिकुलरली, जैसे ये सेगमेंट है, यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ये क्या है मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया है, वॉल्यूम है सॉरी, इतने, ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर जितने आयंस की मूवमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है पूरे के अंदर हमारे आयंस की मूवमेंट होना, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर मतलब क्या होता है भी, इतने वॉल्यूम के अंदर, इतने वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो हमारे आयंस की मूवमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये मैंने आपको बता दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे बना। अगर मैं L की वैल्यू 1 लूँ और हमारा जो एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कुछ इतना एरिया। तो कुछ इतने एरिया में कितने आयंस आ रहे हैं, देखो ये Na आधा आ रहा है, ये Na आधा आ रहा है, ये Cl पूरा है, ऐसे, है ना। तो जितनी मूवमेंट इस छोटे से एरिया में होगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जितनी मूवमेंट इस पूरे एरिया में होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। वो क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो जाएगी। अब देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कापा से, के लिख के ना ऊपर से हल्का सा टर्न कर दो। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल, जिसको क्या बोलते हैं, कापा, जिसे क्या बोलते हैं, कापा बोलते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। देखो कंडक्टेंस किसके इक्वल होती है, कंडक्टेंस इक्वल होती है 1 बाय रेजिस्टेंस के, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल होती है 1 बाय रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं ऐसे,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा से, कंडक्टेंस को C से, रेजिस्टेंस को R से। अब देखो रेजिस्टिविटी भी वैसे ही हो जाएगा भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी जो हिंड्रेंस कॉज हो रही है, ठीक है, आयंस के फ्लो को, है ना। तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा होता है, ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के होता है। तो अगर इसका फॉर्मूला हम एक और निकालें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, कापा इज इक्वल्स टू 1/ρ। सेकेंड फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ना एक रिलेशनशिप निकालने वाले हैं। तो उससे पहले एक चीज़ देखो, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करो ताकि मैं इसको इरेज कर दूं, फिर हम रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लो, हम फिर क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। अब आपने पढ़ लिया रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, रेजिस्टिविटी उसका इन्वर्सली होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हिंड्रेंस है तो रेजिस्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अब हम रिलेशनशिप देखते हैं कापा और कंडक्टेंस में। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब देखिए एक आपको और चीज़ बताती हूँ जो हमारा फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको याद करना है फॉर्मूला। तो इसको भी पहले यहाँ नोट कर देते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया ये रेजिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी। L/A, L हमारी लेंथ होती है, A हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, L/A को और क्या कहा जाता है, L/A को G* से भी डिनोट किया जाता है और इसे कहा जाता है सेल कांस्टेंट। इसे और क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी जो कंडक्टेंस होती है उसको हम G से डिनोट करते हैं, तो G* हमारा क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इसी फॉर्मूला में बोलूँ भी रो को इधर ले आओ, रेजिस्टेंस को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, 1/ρ इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A, ठीक है। अभी पढ़ के हटे हैं, 1/ρ क्या होता है, कापा, और 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस। तो 1/ρ क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा कापा, 1/r क्या होता है हमारा, 1/r होता है कंडक्टेंस, और L/A को हम क्या करेंगे, एज इट इज का एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारे पास नया रिलेशन किसके बीच में आ गया, ये हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या होता है हमारा कंडक्टेंस। तो अगर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक नया फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया, उसे नोट करेंगे, कापा इज इक्वल्स टू C इंटू L/A, ठीक है, पक्का क्लियर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर देखते हैं यूनिट हमारे कापा की। हमने कापा पढ़ तो लिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है उसकी यूनिट, खुद सोच के देखो। इसी फॉर्मूला में लगाते हैं, कापा इज इक्वल्स टू C की क्या होती है, कंडक्टेंस की क्या होती है, साइमन, इनटू लेंथ की क्या होती है, सेंटीमीटर, एरिया की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट गया, एक क्या आ जाएगा, साइमन इंटू सेंटीमीटर की पावर -1 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, कापा की यूनिट साइमन इंटू सेंटीमीटर का इन्वर्स। क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो कापा की यूनिट भी क्लियर होगी। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। कंडक्टेंस की क्या होती है, साइमन होती है। सिंपल था, पक्का क्लियर है। अब एक और चीज़ देखो, अभी मैंने आपको एक टेबल बनाया था, उसमें मैंने कहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस कितनी होती है कापा। हमने बोला ना 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, यानी कि कापा। मैं कहूँ 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितनी होगी, तो V इंटू कापा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितनी होगी, V इंटू कापा। 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब पूरा, और पूरे को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको बोला कंडक्टेंस क्या होती है, पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे आयंस है उनके फ्री फ्लो को कंडक्टेंस कहते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं, उसके अंदर जो कंडक्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि कापा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कापा है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, पूरे के पूरे अंदर कितनी हो जाएगी, V इंटू कापा। पूरे के अंदर के वाले को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस ही बोलते हैं, यानी कि C। तो एक नया फॉर्मूला यहाँ से आ गया, C इज इक्वल्स टू V इंटू कापा।
तो इस फॉर्मूला को हम फर्दर यूज करेंगे, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। पक्का क्लियर है? वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे। अब हम देखने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में, तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, वो अपना फॉर्मूला शीट बनाते चलना, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आती है नेक्स्ट टर्म मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में देखने को मिलती है। मोलर कंडक्टेंस का मतलब है मोल्स से कुछ रिलेटेड है, तो हाँ जी वही है। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, आप ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। 1 मोल सोल्यूट की कंडक्टेंस आपने बतानी है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मतलब जो हमने यहाँ पर बीकर लिया ना, उसके अंदर जो हम यहाँ पर ले रहे हैं सोल्यूट, वो कितना ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझोगे किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। आपको पता है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। ये हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, क्लास 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर में बेसिक टर्म्स में आता है ये, ठीक है। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अगर मैंने आपको बोला भी हमने क्या किया, कितने मोल्स लिए, 1 मोल लिए, तो एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 1/V। अब ये किस में, लीटर्स में है, और आपको पता है अभी तक हम जितनी हम बातें कर रहे हैं वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बातें कर रहे हैं, तो हम इसको लीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो उसके लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा 1000। अब ये वॉल्यूम किस में हो गया, ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, मोलारिटी इज इक्वल्स टू 1000 बाय वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला वो लिखवाया है, C इज इक्वल्स टू V इंटू कापा। ये फॉर्मूला हमने अभी देखा था पीछे, है ना। यहाँ पर मैं वॉल्यूम की जगह पे ये पुट कर दूँ, सॉरी हाँ, वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट करूँगी, 1000 बाय m मोलारिटी, तो क्या होगा, C इज इक्वल्स टू 1000 बाय m इंटू कापा। यहाँ पर अब हम C को C नहीं लिखेंगे, कंडक्टेंस को हम क्या लिखेंगे, ऐसे उल्टा ऐसे V करके ट्रायंगल की शेप में M। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1000 इंटू कापा बाय M। M क्या है, मोलारिटी, कापा आपको पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और ये हमारा किसका सिंबल है, मोलर कंडक्टेंस का, ऐसे डेल M करके, मतलब डेल पूरा नहीं करना है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, भी 1 मोल जब हम सॉल्यूट डालते हैं उस टाइम पर जो कंडक्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। हमने मोलारिटी वाले फॉर्मूला से उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। कैसे, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स कितने लिए, 1 बाय 1/V आ गया। अब वॉल्यूम को हमें सेंटीमीटर क्यूब में करना था, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 बाय m। इसको हमने किस में इक्वेट किया, हमारे प्रीवियस वाले फॉर्मूला में, C इज इक्वल्स टू V इंटू कापा, V क्या होता है, 1000 बाय m हो गया, C हमारा क्या हम ले रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस। जब हम मोलारिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस का सिंबल आएगा। तो एक नया फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया, इसको हम ना थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, या एक काम करते हैं, एक और ऐसे बना लेते हैं छोटा सा, यहाँ लिख देते हैं 1000 इंटू कापा बाय m, ठीक है। पक्का क्लियर है, पक्का क्लियर है। होपफुली आपको इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस को किससे डिनोट किया था, ऐसे डिनोट किया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी हम ऐसे करके EQ करके डिनोट करते हैं, राइट।
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? आपने ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में सुना है? हाँ जी, +1 के अंदर सुना है। कई बच्चों ने नहीं सुना, टेंशन ना लो, जो हल्का सा यूज़ है ना वो बता दूंगी, उससे काम हो जाएगा, समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है समझना, है ना। तो कंफ्यूज मत हो, अगर प्रीवियस टॉपिक आपको नहीं आता तो जो चीज़ें जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होंगी मैं आपको क्लियर करती जाऊँगी। अब मैंने आपको क्या बोला था, देखो हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस में बात करी 1 सेंटीमीटर क्यूब की, मोलर कंडक्टेंस में बात करी किसकी? मोलैरिटी की, यानी कि जब 1 मोल होगा। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? ग्राम इक्विवेलेंट की बात करने वाले हैं। तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो क्या होता है बेसिकली, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं, है ना। अब मैंने आपको बोला, आपको पता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैंने क्या बोला, हमने कितना लेना है ग्राम इक्विवेलेंट? 1 लेना है। जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस के अंदर बात करी थी तो मैंने वहां पर 1 मोल लिया था, यहाँ पर हमने ग्राम इक्विवेलेंट कितना लेना है? 1 लेना है। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? 1/V, लीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में कर दो तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये किस में है? वॉल्यूम में, सेंटीमीटर क्यूब में है वॉल्यूम। अब ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इन्वर्स करेंगे तो वॉल्यूम का आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1000/N। अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, C इज इक्वल्स टू कापा इंटू वी, तो C इज इक्वल्स टू कापा इंटू वी। ये मैं K को ऐसे टर्न करती हूँ, कापा को टर्न करके लिखना है। अब कापा इंटू वॉल्यूम कितना है? 1000/N। अब यहाँ पर C क्या हो जाएगा? जब हम नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, जब हमने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लिया, उस टाइम पर हम किसकी बात करते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। किसका आ जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। इसको यहाँ लिख दे, 1000 इंटू कापा बाय नॉर्मेलिटी। क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन हमारा ये जो है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। फटाफट से इसको नोट करो, होपफुली आपने कर लिया होगा, है ना। अब करते हैं, देखिए ओके। देखिए एक चीज़ आप सबको याद होगी, अगर मतलब आपने क्या कहते हैं +1 के अंदर कंसेप्ट पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये वाला एक फॉर्मूला होता है ना। और अभी मैंने आपको बताया इन दोनों के केसेस में से हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकाल लें, तो यहाँ से अगर मोलैरिटी निकालूँ तो क्या होगा? 1000 इंटू कापा बाय, ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस, और इसमें नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? 1000 इंटू कापा बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको यहाँ इक्वेट कर दे, इन दोनों को करें। चलिए, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? 1000 इंटू कापा बाय मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी क्या है? 1000 इंटू कापा बाय, सॉरी यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा, यहाँ मोलर कंडक्टेंस आएगा। आप जो कटता काट दो, 1000 कापा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करवाएगा, तो इसको नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, कई बच्चों ने +1 में कंसेप्ट नहीं किया है, उनकी +1 वीक थी, तो उनको नहीं पता मैम n फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। चलो ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, n फैक्टर कैसे निकालेंगे? आइए अब हम समझते हैं n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इन सबको क्या करोगे? नोट डाउन करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या करा? मोलर कंडक्टेंस देख लिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देख लिया, उनका रिलेशनशिप देख लिया, और रिलेशनशिप में हमने देखा है मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होता है? n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के। अब n कैसे कैलकुलेट करते हैं? n फैक्टर अगर आप बात कर रहे हो सॉल्ट की, सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे मैं बात करती हूँ NaCl की, तो NaCl के अंदर आपके पास Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है। यहाँ पर आपके पास 2 आयंस है, तो दोनों आयंस मिलकर सॉल्ट बना
रहे हैं। अब इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो n फैक्टर अगर आप सॉल्ट की बात करते हो उस केस में या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या फिर आप टोटल नेगेटिव चार्ज देखो। तो n फैक्टर क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, चॉइस है, या तो टोटल पॉजिटिव देखो या टोटल नेगेटिव देखो। एग्जाम्पल लेते हैं NaCl, इस पे क्या है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो या तो ये लो पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, कोई भी एक। तो कितने पॉजिटिव है, एक ही है, और कितने नेगेटिव है, एक ही है। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Na2SO4 का लेते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज देखो या नेगेटिव चार्ज देखो। तो यहाँ पर क्या होगा, Na पॉजिटिव कितने हैं, 2 हैं, और एक SO4 2 नेगेटिव है। तो या तो पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। अगर पॉजिटिव लेती हूँ तो एक Na पे +1 है, 2 पे कितना होगा 2, या फिर सीधा इसका देख लो 2, तो इसमें n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप बता सकते हो सॉल्ट के केस में। और अगर मान लो आपको सीधा आयंस दे रखे हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, तो वहाँ पर सीधा आयंस का चार्ज देखोगे। जैसे इस पे +1 है तो 1 हो जाएगा, इस पे 1 है तो 1 हो जाएगा, Br पे 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज देखना है। लेकिन अगर सॉल्ट है तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या टोटल नेगेटिव चार्ज देखो। तो इस तरह से हम n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है, एक पार्ट है यूनिट बताना। देखो अभी हमने यूनिट निकाल लिया रेजिस्टेंस की, कंडक्टिविटी के, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के भी निकाल लिए। मैं अगर आपको बोलती हूँ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या होंगे, तो वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो आपको डीपीपी में भी देखने को मिलेगा। डीपीपी सॉल्यूशन में उसका आंसर मैं आपको दूंगी, तो आपने वो सॉल्व करना है और वहाँ से चेक करना है उनके यूनिट दोनों के। ठीक है, कैलकुलेट वैसे ही करना है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला के अंदर जो जो टर्म्स है उनके यूनिट डालो और आपका यूनिट आपके पास आ जाएगा। तो आपने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के यूनिट को सॉल्व करना है। डीपीपी के सॉल्यूशन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने कर लिया टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है भी, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब कि हम और पानी ऐड करते हैं, तो उससे हमारी कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप कहोगे मैम आपने प्रीवियस लेक्चर में हमें बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती है। ठीक, इक्विवेलेंट नहीं सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती है। ठीक है, किस में बढ़ती है, वो टेम्परेचर में बढ़ती है। तो कंफ्यूज मत होना, अब मैं बात कर रही हूँ डाइल्यूशन की। अगर मैं आपको कहूँ भी डाइल्यूशन करने से क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस पे, तो वो हम स्टडी करेंगे। बी हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस पे और ये जो हमारा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन दोनों पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम डाइल्यूशन करेंगे। और इससे रिलेटेड 2 ग्राफ्स भी हैं, तो हम उसको भी स्टडी करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। इन फॉर्मूलाज को मैंने यहाँ क्यों लिखवाया है, एक रीज़न है। देखो फॉर्मूला शीट का मतलब कि आपकी, चलो मेरे बोर्ड तो छोटा है, आपकी जो शीट बड़ी होगी ना, इससे क्या होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगोगे ना, आप को रिलेट कर पाओगे भी। अच्छा ऐसे करना है पुट, ऐसे पुट करना है, ऐसे पुट करना है। यहाँ से आपने देखा होगा मैंने सारी टर्म्स डेरिवेशन के अंदर यूज़ करी हैं। इन दोनों फॉर्मूला से ये दोनों फॉर्मूला डिराइव हो गए, इस फॉर्मूला से ये दोनों डिराइव हो गए, और इन दोनों से ये डिराइव हो गया। तो इस तरह से हमें रिविजन होती रहेगी भी हमने किस प्रकार से कंसेप्ट को पढ़ा है। ठीक है, अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस चीज़ को सबसे पहले आप देखिए, हेडिंग डालते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हमने और उसके अंदर वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। इतना तो आपको समझ आ गई चीज़, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। डाइल्यूशन का मतलब वाटर ऐड किया और वॉल्यूम बढ़ गया। अब एक चीज़ सोच के देखो, अभी एक फॉर्मूला देखा था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000/V, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 1000/V। ये कब था, जब 1 मोल यूज़ किया। ये कब था, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ किया, है ना। मैंने बोला वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मोलैरिटी के और नॉर्मेलिटी के, यानी कि वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी डिक्रीज, नॉर्मेलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, अब आप क्या करो, मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा, ये जो डेल्टा एम बोल देती हूँ इसको, मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। मोलैरिटी डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो रही है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो समझ रहे हो। तो अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर डाइल्यूशन करे, तो दोनों इंक्रीज होगी। रीजन क्या, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से हमारी मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, मोलैरिटी डिक्रीज होने से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। पक्का क्लियर है,
पक्का क्लियर है। एक और रीज़न हम इसके अंदर दे सकते हैं भी, जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी इंक्रीज कर जाता है और हमारे आयंस के बीच का डिस्टेंस वो भी बढ़ जाता है। कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये बीकर था, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे था आयन, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था। मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, मतलब वाटर ऐड कर दिया। जब मैंने डाइल्यूशन किया तो देखो पानी डालने से पानी के मॉलिक्यूल्स मान लो आ गए, ये एक पानी का मॉलिक्यूल, ये एक पानी का, ऐसे हो जाएगा ना, एक तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दूसरा एक मॉलिक्यूल पानी का, एक मॉलिक्यूल, जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल आ गए। अब ये जो पहले वाले मॉलिक्यूल थे वो कहाँ हो जाएंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या थे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के आयंस थे वो प्रेजेंट थे। पानी डालने के बाद वो दूर दूर हो जाएंगे, मतलब आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से भी हमारी कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और कंडक्टेंस इंक्रीज करती है लेकिन कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज करती है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द आयंस जो है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमारा एक आपसे पूछ ले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो भी बढ़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयंस पे डिपेंड करता है, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, आयंस भी, ठीक है, इसलिए, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब डाइल्यूशन होती है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उससे पहले आप इसको लिख लीजिए, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैंने अभी आपको बोली, सीधा मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, मैम कंडक्टेंस तो समझ आ गया, इंक्रीज क्यों होती है, कंडक्टिविटी का रीज़न दो। कंडक्टिविटी का रीज़न देखो, समझते हैं इसको। मैं अगर आपको बोलती हूँ ये बीकर है, ठीक है, दो बीकर्स लेते हैं पहले हम। पहले आयंस ऐसे थे, ठीक है, पानी डालने के बाद क्या होगा, आयंस दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि पानी के भी तो मॉलिक्यूल्स बीच में आएंगे ना। तो आपको पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहा जाता है। एक चीज नोट करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला, अब क्या हुआ, पानी डालने के बाद दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस हो। अब आप देखो, पहले इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, कितने सारे आयंस आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। तो आयंस डिक्रीज हो गए, आयंस डिक्रीज हो गए मतलब उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई। एक देखो, एक है भी 5 आयंस इकट्ठे फ्लो कर रहे हैं और एक है भी 1 आयन फ्लो कर रहा है, कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, 5 की ज़्यादा होगी ना। यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे आयंस आ गए वाटर के, हमने तो हमारे मेन इलेक्ट्रोलाइट के आयंस गिनने हैं ना, ठीक है, क्लियर है। इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑन डाइल्यूशन। अब एक ग्राफ हम जो देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो मोलर कंडक्टेंस और हमारे मतलब जो इसके बीच में हम देखते हैं कंडक्टेंस के रूट के, हमें क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हमें नेगेटिव स्लोप देखने को मिलती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें ऐसे ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। ये किसका है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करती हूँ, देखो आपने क्या चीज़ चेक करनी है, एक चीज़ आपको बताती हूँ, ऐसे ऐसे जाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, ऐसे ऐसे जाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। इधर जा रहे हो तो कंडक्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, इधर जा रहे हो तो क्या हो रही है, डाइल्यूशन बढ़ रही है। देखो आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है, मतलब आपने क्या किया, धीरे 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 आपने पानी ऐड करना शुरू किया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू है मोलर कंडक्टेंस की वो क्या हो जाएगी, ऐसा स्लोप देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, वो ऐसे 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 क्या करने लग जाएगी, एक पॉइंट आएगा जब वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा, जैसे आपने पानी ऐड करना शुरू किया, पीछे से देखो पानी ऐड करना शुरू हुआ, वैल्यू क्या होगी, एक पॉइंट आने पे कितनी होगी, उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। आपको मैंने अभी एक चीज़ बताई थी भी, मोलर कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो ये इंक्रीज हो रही है, धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, जैसे इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर क्या आ रही है आपकी वैल्यू, देखो एक पॉइंट पे क्या आ रही है, ये जो मोलर कंडक्टेंस है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, धीरे 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 देखो इतनी आ जाएगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हमें मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना होता है ना,
मतलब मोलर कंडक्टेंस कह दो, या मैं कहूँ डाइल्यूशन की वजह से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखना होता है ना, तो हम कोलराश लॉ देखते हैं। कौन सा लॉ देखते हैं? कोलराश लॉ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमेशा आपको नेगेटिव स्लोप देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको आप फर्दर एक्सटेंड करके क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं? कोलराश लॉ। तो अब हम उसको स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको क्वेश्चंस में इम्प्लाई करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब होगी? देखो अभी मैंने ग्राफ बनाया था, मैंने आपको कहा था ना ऐसे, मतलब जब हम इधर से इधर जाते हैं तो डाइल्यूशन हम कह रहे हैं ना ऐसे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखो, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये इसके वाई एक्सिस के इनफाइनाइट ही होगा ना पिछले वाले ग्राफ में। स्ट्रॉन्ग वाले केस में क्या था, मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, यहाँ 0 आ गया, लेकिन वीक में क्या है वो नहीं कर सकते, एक्सटेंड करेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है सम ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस के। कैसे? देखो जैसे CH3COH की जो कंडक्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी? उसके आयंस की कंडक्टेंस के, यानी कि CH3CO नेगेटिव के और H पॉजिटिव आयंस की कंडक्टेंस के इक्वल होगी। अगर मैं एक पहला पॉइंट तो ये है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो दूसरा पॉइंट वो कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होती है आयंस की वो कांस्टेंट होती है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट। भी उनका पेरेंट कौन है, मतलब कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? देखो मान लो एक ए बी पेरेंट है, इस पे इसको मैंने बोला ना बी इसके आयंस के कंडक्टेंस के इक्वल होते हैं, तो इसको आयंस में तोड़ लो, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। ऐसे ही सी बी है एक पेरेंट मॉलिक्यूल, उसको तोड़ लो, सी नेगेटिव बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर वो ये कहता है भी जब वो अपने आयंस में टूट जाते हैं तो यहाँ पर बी पॉजिटिव कॉमन है, लेकिन ये बी पॉजिटिव ए बी पेरेंट का है और ये बी पॉजिटिव सी बी पेरेंट का है। यहाँ पॉइंट पे मैंने क्या बोला है भी वो डज नॉट डिपेंड अपॉन पेरेंट मॉलिक्यूल, मतलब ये दोनों बी पॉजिटिव की वैल्यू इक्वल होगी, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भी ये ए बी मॉलिक्यूल से आया है और ये सी बी मॉलिक्यूल से आया है, ठीक है। तो इन दोनों की कंडक्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। पहला पॉइंट ये है भी आपका जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो कैसे बना होगा? उनके आयंस की कंडक्टेंस के एडिशन से बना होगा। दूसरा पॉइंट ये है भी हमें अगर मान लो 2 केसेस में 2 पेरेंट मॉलिक्यूल के अंदर सेम आयन देखने को मिलता है, जैसे इनमें सेम देखने को मिल रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता वो किस पेरेंट मॉलिक्यूल से आया, उनकी वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा कौन सा होता है? ये कोहलार्श लॉ होता है। कौन सा होता है? कोहलार्श लॉ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, उनके फॉर्मूलाज के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक मतलब रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे में स्टडी किया? कापा के बारे में, मोलर कंडक्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में, एन फैक्टर के बारे में पढ़ा। फिर हमने ग्राफ देखे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो स्ट्रॉन्ग के केस में सिंपल सा था, वीक के केस में हमने कोहलराश लॉ पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने जितना भी यहाँ पर स्टडी किया है, जो भी चीज़ें हमने स्टडी की है, इसको हम क्वेश्चंस में देखेंगे भी क्वेश्चंस किस प्रकार से हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब हम शुरू करने लगे हैं हमारा क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी कि CPP। अभी तक हमने जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो सारा स्टडी कर लिया है। अब हम चलने वाले हैं क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। तो फटाफट से रेडी हो जाइए। अब आपने क्या करना है? 2 मिनट वीडियो को पॉज करना है और रिवाइज करना है। सबसे पहले रिवाइज करोगे आप फॉर्मूला शीट को, जो आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज दिख रहे हैं सारों को रिवाइज करो, ग्राफ को रिवाइज करो और अपने यहाँ कोहलराश लॉ को रिवाइज कर लो। उसके बाद अब हम मिलते हैं CPP के अंदर। CPP का लिंक, अब देखो क्या फ़ायदा है, देखो CPP का लिंक आपको मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, यानी कि PDF फॉर्म में जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने वाली हूँ वही क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो आप क्या करो, उसको डाउनलोड कर लो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मेरे साथ चेक करो भी आपका क्या सही है या गलत है, ठीक है। इसके अलावा आपको DPP देखने को मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपके घर के लिए सॉल्यूशन है। वो भी आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डाउनलोड करो, सॉल्व करो, उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगी, फिर आप मैच कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होता है? ये वीडियो जहाँ प्ले हो रही है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सारा कुछ, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है किसी को किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आपने क्या करना है? शौर्या केमिस्ट्री 1 इंस्टाग्राम ID, फेसबुक पेज, वहाँ पर जाकर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर या मैसेज सेक्शन के अंदर आपने कमेंट करना है, मैम ये डाउट है। संडे को आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम CPP में। जी
स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे हैं सीपीपी यानी कि क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो मैं आप सबको बता दूं, जो इसका लिंक है यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। हालांकि आप साथ साथ कर सकते हो मेरे, लेकिन मेरी मानो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। जितने क्वेश्चंस हैं पहले खुद से अटेम्प्ट करो, मतलब वीडियो को पॉज कर दो एक बारी 5 मिनट और उसे सॉल्व करो, फिर मेरे साथ चेक करो। इससे क्या होगा, आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी भी, आप कहाँ गलती कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करने लगे हैं सीपीपी। ये है लेक्चर नंबर 2 की सीपीपी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब सबसे पहले देखो, क्वेश्चंस पे चलने से पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए हमने जो भी अभी तक पढ़ा है ना उसकी क्विक रिवीजन ले ले, ताकि जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हम कहीं अटके ना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी, हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करी थी कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस होता है 1/r। सबसे पहला फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू 1/r। क्लियर है, कंडक्टेंस क्या होता है 1/r। r क्या है यहाँ पर, r इज हमारा रेजिस्टेंस, r हमारा रेजिस्टेंस है, c हमारा क्या है, कंडक्टेंस है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था। आपको मैंने इसके अंदर ये बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज की अंदर रुकावट कॉज करे, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को रुकावट दे, हिंड्रेंस दे, है ना। सेकेंड फॉर्मूला हमने यहां से देखा था, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, जिसे हम कहते हैं कापा, के को ऐसे करके, है ना। ये होता है 1/ρ, यानी कि ये क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, ये क्या है रेजिस्टिविटी। क्लियर है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला हमारा ये वाला हो गया, पक्का क्लियर है, हाँ जी। अब हम लेते हैं हमारा दूसरा फॉर्मूला, 1 सेकेंड, ओके। सो दूसरा फॉर्मूला हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता था हमारा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस होता है ρ इंटू L/A। मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है, याद है। इसी से हमने एक नया फॉर्मूला बनाया था, आपको याद है मैंने क्या कहा था भी, इस रो को इधर ले जाओ और इस रेजिस्टेंस को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1/ρ इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A। ठीक है, 1/ρ क्या होता है, 1/ρ होता है भी कापा, ये रहा फॉर्मूला। तो कापा इज इक्वल्स टू 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस इंटू L/A। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। फोर्थ फॉर्मूला क्लियर है होपफुली आपको। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, अगर आप याद करो तो, इसके बाद जो हमने फॉर्मूला किया था मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, उससे पहले हमने किया था एक C इज इक्वल्स टू कापा इंटू वॉल्यूम, है ना, याद है। इसी से हमने मोलर कंडक्टिविटी का निकाला था। मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ऐसे ही हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का निकाला था, क्या आता है वो, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। क्लियर है, इन दोनों का रिलेशन भी हमने निकाला था एन फैक्टर वाला, है ना। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये हमने क्या किया, रिवीजन कर लिया, फटाफट से सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा होपफुली। पहला क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ, ध्यान से पहले आपने लिखना है जो जो आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले गिवन चीजें लिखनी है जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड कर रही हूं, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है मोलैरिटी। ये किसको डिनोट कर रही है, मोलर को, ये इसकी यूनिट होती है। 0.2 मोलर का मतलब क्या है, मोलैरिटी दे रखी है हमें क्वेश्चन में। और मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, है ना। देखो उसने क्या बोला है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना। उसने हमें क्या दे दिया, उसने हमें कंडक्टिविटी दे दी है, ध्यान से सुनिएगा। उसने हमें C की वैल्यू दे दी है, कितनी है C की वैल्यू, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, वो बोलता है मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। वो क्या कह रहा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टिविटी होता है हमारा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है 1000 इंटू कापा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। यही होता है, पक्का यही होता है, ध्यान से देखिए इसे, किसी को इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे उसने दे रखा है हमें कंडक्टिविटी और मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, कंडक्टेंस।
उसने हमें दे रखा है कंडक्टिविटी और मैंने दे रखा है कंडक्टेंस। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था भी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि ये कंडक्टेंस ना होकर क्या हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं, इसको आपने अच्छे से नोट करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कापा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर आपने इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। 1000 इंटू हमारा कापा कितना है 0.0248 डिवाइडेड बाय हमारी मोलारिटी कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है। स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 124। ठीक है, कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। इसके बाद आपने इसके यूनिट लगाने हैं, वो है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हाँ, अब यूनिट की बात आती है तो यूनिट मैंने आपको एज अ डीपीपी होमवर्क दिया है, तो यूनिट यहां पर मैं लिख रही हूं, लेकिन आपने प्रॉपर कैलकुलेट करना है और उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन यूनिट की आपको डीपीपी के सॉल्यूशन में मिलेगी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत सिंपल सा था, लेकिन यहाँ जहां बच्चे गलती करते हैं मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ सीधे लिखा हुआ है कंडक्टिविटी और बच्चे सोच लेते हैं भी ये कंडक्टेंस दे रखा है, लेकिन ये क्या है, हमारी कंडक्टिविटी है। सो ध्यान से इस चीज को देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एक ही बात होती है। सॉरी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यहां पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंपल है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब आपको फिर से क्या दे दी, मोलारिटी। आपको क्या दे दी, मोलारिटी कितनी दे दी 0.05 मोलर, राइट। उसने बोला डायामीटर 1 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना दिया उसने 1 सेंटीमीटर दिया है। लेंथ 50 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी दी है 50 सेंटीमीटर दी है। और क्या दे रखा है उसने, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसने हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, कितनी दी है 5.55 इंटू 10 की पावर 3। वो क्या क्या कहता है कैलकुलेट करने को, देखो ध्यान से। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है वो शुरू होता है। वो हमें कहता है एक तो रेजिस्टिविटी निकालो, रेजिस्टिविटी क्या होता है रो, है ना, रो निकालो। और क्या कहते हैं कंडक्टिविटी निकालो, कंडक्टिविटी क्या होता है कापा होता है। सॉरी, मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखती हूँ। हाँ जी, कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है कापा होता है। और हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। उसने हमें क्वेश्चन में 3 चीजें कही है निकालने को। तो सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है 1 बाय कंडक्टेंस, ये तो हमें पता है। लेकिन एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाय A। अगर आप सबको ये फॉर्मूला याद हो तो आपका आधा काम तो यही हो गया है। अब आप देखो रो की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी, रो की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें R की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है। देखो अब A की वैल्यू आप कहोगे मैम कहाँ दे रखी है, अरे बेटा आपको A की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन आपको और भी चीजें दे रखी हैं। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर उसने डायामीटर दे रखा है, डायामीटर से आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस क्या होता है डायामीटर बाय 2, यही होता है। तो 1/2 कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। किसका बोल रहा है, वो कॉलम का बोल रहा है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 0.5 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपका एरिया आ जाएगा 0.785। ये क्या आ गया, आपका एरिया आ गया। अब आपके पास एरिया भी आ गया, लेंथ आपको 50 दे रखी है। आप यहां से क्या निकाल सकते हो, इसकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले जाओ, 1 बाय रो इज इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू L बाय A। जब आप सारी वैल्यूज इसके अंदर इक्वेट कर दोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 87.135। कितना आ जाएगा 87.135। सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इरेज कर देते, थोड़ा हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन इरेज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमने यहां पर 1 बाय रो की वैल्यू निकाली है, जिसको मैं यहां लिख लेती हूँ, जो मतलब 1 बाय रो की नहीं, सॉरी, रो की वैल्यू कितनी आ गई 87.135, क्योंकि वो हमें यूज होनी है ना, इसलिए। अब हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ी हमारे लिए स्पेस बन जाए नेक्स्ट पार्ट निकालने की। हाँ जी, टिल देन आप करो सॉल्व, जब तक मैं इसको इरेज कर रही हूं।
बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं एरिया में, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। हाँ जी, अब देखो, अब हमने क्या निकाल लिया, हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। हमें पता है 1/रो किसके इक्वल होता है, 1/रो कापा के इक्वल होता है। ये तो आपको पता ही है चीज, ये तो आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ना, 1/रो कापा के इक्वल होता है। तो 1/रो यानी कि 1/87.135 क्या हो जाएगा, हमारा कापा हो जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 0.0114। कितना आ जाएगा, 0.0114 आ जाएगा। तो हमने ये निकाल लिया। अब सिर्फ हमारा क्या रह गया है, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू कापा बाय हमारी क्या आएगी, मोलैरिटी। तो हम इसके अंदर कापा हमने निकाल लिया, मोलैरिटी 0.05 दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 229.65। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। द सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल इज 0.5। अब मैंने आपको बताया था L/A को हम क्या कहते हैं, G*, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.5। अब वो कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सेल शोज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। हमें रेजिस्टेंस कितनी दे दी उसने, 50 ओम दे दी। कैलकुलेट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या, कापा निकालना है। आपको क्या निकालना है, कापा। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। और रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को यहां ले जाए और इसको यहां ले आए, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 1/रो इज इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। 1/रो क्या होता है, 1/रो होता है कापा। कापा क्या आ जाएगा, 1/R। R क्या है, 50। L/A कितना दे रखा है, 0.5। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/50 इंटू 5/10। ये 10 पे गया, तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0.01। और इसकी हम यूनिट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है, देख लीजिए फटाफट से। सेल कांस्टेंट आपको दे रखा था, इसके अंदर सीधा हमने 0.5 डाला, 1/R 50 है तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। अब यही अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा, वो आधा तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, अरे रेजिस्टेंस भी दे रखा है, रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी दे रखा है, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में ही वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आपको टर्म्स पता है तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हाँ जी, द मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड SO4 ट्वाइस नेगेटिव और इतना मतलब हमें ये दे रखा है, आपको याद हो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na पॉजिटिव की कितनी दे रखी है, ये हमें वैल्यू 50 और इनफाइनाइट का साइड है, SO4 कितनी दे रखी है 60। याद होगा मैंने आपको बोला था एक चीज, इधर आ जाओ क्विक रिव्यू में देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना ऐसे CH3COH का भी, ये जो पेरेंट मॉलिक्यूल है ये किस में स्प्लिट होगा, इनफाइनाइट CH3CO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयन, वो अपने आयंस में स्प्लिट होगा, आयंस की मोलर कंडक्टेंस में स्प्लिट होगा। तो इसने हमें आयंस की दे रखी है, वो पूछ रहा है मोलर कंडक्टेंस किसकी बताओ, Na2SO4 की बताओ। तो Na2SO4 किस में स्प्लिट होगा, 2 Na में स्प्लिट होगा और एक SO4 2 नेगेटिव में स्प्लिट होगा। इतना तो मानते हो ना, बस वैल्यू पुट कर दो, यहां से इसको यहां से यहां लेके आ रही हूं मैं। ठीक है, 2 Na पॉजिटिव की कितनी है 50 और एक SO4 की कितनी है 60। तो 2 इंटू 50 कितना होगा 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 160। तो Na2SO4 की कितनी हो जाएगी 160। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एक चीज देख लो, इसको यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा लो, ये पिछले वाले कंसेप्ट की चीज है। मैंने बोला था कोई भी पेरेंट मॉलिक्यूल है वो अपनी जो उसकी मोलर कंडक्टेंस होती है वो उनकी आयंस की मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होता है। तो हमें आयंस की इस क्वेश्चन में दे रखी है, हमें मॉलिक्यूल की बनानी है। तो पहले मॉलिक्यूल को तोड़ो, तो यहाँ पे देखो 2 Na पॉजिटिव में टूट रहा है ना, Na के पैर में 2 है ना, तो 2 इंटू Na की वैल्यू होगी, प्लस एक SO4 में टूट रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है 60 ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है लेकिन इसमें हल्का सा ट्विस्ट है।
एक तो आपको सीधा निकालने को दे देंगे जो मैंने आपको करना सिखा दिया, एक आपको अब देखो यहाँ पर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। उसने कहा है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी, CH3COONA की, इनफाइनाइट के साइन ये, और कंडक्टेंस का ये किसकी, CH3CONA की कितनी दे रखी है, 91। उसके बाद किसकी दे रखी है, ये HCl की दे रखी है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, कितनी दे रखी है, 426। फिर किसकी दे रखी है हमें, फिर उसने दे रखी है हमें CH3COOH की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 391 दे रखी है। ठीक है, अब वो कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी निकालो, NaCl की। कैसे निकालेंगे, इक्वेशंस बनाओ, तीनों के पेरेंट आपको आयन दे रखे हैं, पेरेंट वालों को उनके आयन्स में तोड़ दो। देखो ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। जैसे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको ले रहे हैं CH3COONA, इसको हमने तोड़ा तो एक इसमें टूटेगा, आयन्स में टूटेगा। आयन्स क्या है इसके, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, पहला ये टूटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 91। दूसरे वाले की देखो, दूसरा हम ले रहे हैं HCl, HCl किस में टूटेगा, H पॉजिटिव, और किस में टूटेगा, Cl नेगेटिव, कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, 426। तीसरे वाला देख लो, CH3COOH, ये किस में टूटेगा, CH3CONA, सॉरी CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब देखो हमें निकालना क्या है इसमें, पहले आप इस चीज को समझोगे, हमें निकालना क्या है, NaCl का निकालना है ना, NaCl का निकालना है, तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव, और किस में टूटेगा, Cl नेगेटिव में। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चाहिए। चेक करो इन तीनों में से किसमें Na पॉजिटिव आएगा और Cl नेगेटिव आएगा। एक तो ये रहा Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव ये रहा। मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है, तो हमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिल जाएगा। लेकिन हमें ये CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव नहीं चाहिए, जो कि थर्ड इक्वेशन में है, और उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि फर्स्ट को सेकंड में ऐड करो और थर्ड को फिर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 91 प्लस 426, इनको ऐड करना है, और इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, 391 को। तो हमारा आंसर हमारे पास होगा, ये कितना हो जाएगा, 7, 1 कैरी, 517 माइनस 391, ये हो जाएगा 6 to 126, यानी कि NaCl का कितना आ जाएगा, 126। इसको एक बार आपको और ढंग से बताती हूँ। तीनों आयंस को आपने खोले, तीनों पेरेंट आयंस को उसके आयंस में तोड़ दिया ना, हमें चाहिए NaCl। यानी कि अगर हम मान लो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होगा, हमें एक ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। यानी कि आप क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना है और थर्ड को माइनस करना है। इससे क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 126 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही सिंपल सा है, ये भी उसी प्रकार से होना है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टेंस किसकी दे दी, NaCl की दे दी, तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस और किसकी कंडक्टेंस में, Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस में। ऐसे ही आपको KBr की अगर मान लीजिए दे दी जाती है, तो ये किस में टूटेगा, K पॉजिटिव, और किस में टूटेगा, Br नेगेटिव, है ना। अब उसने उसको आपको किसकी दे दी, KCl की दे दी, ये किस में टूटेगा, K पॉजिटिव, और किस में टूटेगा, Cl नेगेटिव में। अब मेरे को बताओ निकालनी किसकी है, NaBr की, जो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। मतलब हमें आंसर में Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव चाहिए, Na पॉजिटिव चाहिए और Br नेगेटिव चाहिए। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, और हमें क्या नहीं चाहिए, Cl, मतलब हमें ये नहीं चाहिए और K पॉजिटिव नहीं चाहिए, और थर्ड से इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर से वही बात, फर्स्ट में सेकंड जोड़ो, थर्ड को माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो जब फर्स्ट में सेकंड को जोड़ोगे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूं पहले, ठीक है, ये फर्स्ट है, इसमें आपने सेकंड को जोड़ा, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब आपने थर्ड माइनस करनी है, माइनस करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा ना, क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ गया, Na और Br आ गया। यही तो हमारा NaBr है, यही तो कंपाउंड है। इसीलिए फर्स्ट में 2 को ऐड करो और 3 को माइनस करो। फर्स्ट में क्या है, 126,
इसमें किसको ऐड करो 152 को। अब क्या माइनस करो 150, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 8 7 278 में से 150 माइनस करना है, यानी कि 128 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आपको किस में मिलने वाले हैं, डीपीपी के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, डीपीपी के अंदर आपको लिंक मिलेगा, मतलब डीपीपी का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के जस्ट नीचे। वो है आपके होमवर्क के क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपने घर से सॉल्व करनी है। इसकी सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप उस पर सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छा से कमेंट लीव करना है भी आपको समझ आया है या नहीं। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आप मेरे कंटेंट के साथ क्या रहें, बिल्कुल साथ साथ रहें और आपको मेरा कंटेंट टाइम पर पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।